आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी। इब्तदाई रुझानात में हरियाणा में कांग्रेस आगे, दोपहर तक हतमी नताइज आने का इम्कान। मालदीव के सदर मोहम्मद मुइसो आज अपनी अहलिया के साथ करेंगे ताजमहल का दीदार। आगरा के बाद मुइसो जाएंगे मुंबई, अपने वफ्द के साथ बिजनेस मीटिंग में करेंगे शिरकत। भारतीय फिजाइया आज मना रही है अपना 52वां यौम तासीस। चेन्नई में होगी मरकजी तकरीब, मुख्तलिफ जुमरों के 64 तैयारे नुमाइश के लिए किए जाएंगे पेश। सदर द्रौपदी मुर्मू आज 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स करेंगी पेश। अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा के सबसे बड़े एजाज दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। भारतीय जूनियर शूटिंग टीम ने लीमा में आखिरी दिन जीते 1 गोल्ड समेत मजीद 5 तमगे। भारत मजमूई तौर पर 24 तमगे जीतकर तमगों की फहरिस्त में सरे फहरिस्त। और अब खबरें तफसील से। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी हुकूमत बनेगी, आज दोपहर तक पता चल जाएगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। कमीशन की वेबसाइट www.eci.gov.in पर रुझानात और नताइज देने के लिए इंतजाम किए गए हैं। गिनती के मराकज पर 3 दर्जे के हिफाजती इंतजाम हैं। जम्मू कश्मीर में 873 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला आज होगा। मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में गिनती के 20 मराकज कायम किए गए हैं। कश्मीर में गिनती के 10 मराकज बनाए गए हैं। श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बांदीपुरा, बारामूला, कुपवाड़ा, शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अनंतनाग और बाकी 10 गिनती मराकज जम्मू में होंगे। पिछले महीने की 18 और 25 और 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग 3 मरहलों में मुकम्मल हुई, तो वहीं हरियाणा में वोटों की गिनती के लिए 22 अजला में 90 गिनती मराकज कायम किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि हरियाणा की 90 असेंबली सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और सबकी नजरें दोनों असेंबली इंतखाबात के नताइज पर मरकूज हैं। इंतखाबी नताइज के हवाले से सियासी जमातें अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। हरियाणा में बीजेपी ने दोबारा हुकूमत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस जो गुज़िश्ता 10 सालों से इक़्तिदार से दूर थी, इस बार भारी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में वापसी की उम्मीद कर रही है। इब्तदाई रुझानात के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस आगे है, जबकि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सबकत हासिल है। और हरियाणा में इस बार कौन इक़्तिदार पर काबिज रहेगा, ये चंद घंटों में मालूम हो जाएगा। रियासत के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी को उम्मीद है कि इस बार भी बीजेपी मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगी। डीडी न्यूज़ से खुसूसी बातचीत में नायब सिंह सैनी ने कहा कि रियासत में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हुकूमत बन रही है। अब से कुछ समय के बाद ही पता लग जाएगा कि हरियाणा के रण को कौन जीत रहा है। इस समय हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। सर, कुछ ही घंटे का इंतजार है, तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल तस्वीर साफ होगी। और पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए ईमानदारी से काम किया है। हमारी सरकार ने विकास के कार्यों में विश्वास किया है। लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। लंबे समय से जिन लोगों की लोग मांग कर रहे थे और वो उन तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने गति से उन तक वो लाभ पहुंचाए हैं। अगर हम हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर नज़र डालें, देखें, तो पिछले 10 वर्षों में गति से पूरा प्रदेश आगे बढ़ा है। हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बना है और अभी आज के बाद
और गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करने का जिम्मा ये हमारा है। हम डट करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि सर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी, तमाम तरह के एग्जिट पोल भी सामने आए, उस पर क्या कहना है? तीसरी बार जो आप बार बार अपील कर रहे हैं कि बनाएगी, उसके पीछे क्या रीजन? देखिए, एग्जिट पोल उनका अपना एक थ्योरी है, एक अपना सिस्टम है। हम उनको भी गलत नहीं ठहराते कि क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो अपने तरीके से चलते हैं। परंतु जब हम देखते हैं पिछले लंबे समय से, हम राजस्थान का देखते हैं एग्जिट पोल, हम मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल देखते हैं, हम छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल देखते हैं, उत्तराखंड का देखते हैं, तो उनका अपना एक तरीका है काम करने का। हमारा अपना ग्राउंड लेवल के ऊपर अपना तरीका है। हम अपने आधार के ऊपर जो हमने काम किए हैं, जो हम लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई हैं, लोगों को हमने निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से लोगों को योजना के साथ जोड़ने का काम किया है। और हमारी सरकार की लगातार सोच रही है कि लोगों को कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या ना हो, उसका निदान हमारी सरकार मजबूती से करे। हमने किया है, हमने उसको लेकर के किया है। देखिए, विपक्ष होता है, विपक्ष अपने तरीके से अपनी बात को करता है और कहता है, और उसकी ड्यूटी भी है। अगर हम अच्छा काम करेंगे उसको भी वो क्रिटिसाइज करेगा, उसकी ड्यूटी है करना। परंतु अच्छे जब काम होते हैं, ये विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा करें। परंतु ये विपक्ष तो इस प्रकार का पहली बार देखा है कि अच्छे काम की भी प्रशंसा नहीं करते। अच्छा, आपने कहा कि जो छोटे दल हैं या निर्दलीय हैं उनको भी साथ में ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो? नहीं, देखिए, अभी बात में पिक्चर क्लियर होगी तो उसके बाद बात करेंगे। कितनी सीटों की उम्मीद है आपको? एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। चलिए, ये हमारे साथ थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जो बता रहे थे कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इसके साथ साथ ही जो छोटे दल हैं उनको भी साथ लिया जा सकता है। एक बात का जिक्र उन्होंने जरूर कहा कि जिस तरीके से पिछले 10 सालों में यहाँ पर लगातार विकास के काम किए गए, जिस तरीके से तमाम समुदाय के लोगों के भले के लिए काम किए गए, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, कुरुक्षेत्र। और हरियाणा के वजीर आला और लाडवा असेंबली सीट के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के ब्रह्मा सरोवर में वाक़ श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजा की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर और नौशेरा असेंबली के उम्मीदवार रविंद्र रैना ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती से पहले यहां पे हवन किया और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती जारी है। हरियाणा के जिंद के डीएसपी जितेंद्र कुमार राणा ने वोटों की गिनती के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात पर कहा कि शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर नाके पर पुलिस एहलकार तैनात है। हमने करीब 19 नाके लगाए हुए हैं और हर नाके पे पूरी फोर्स लगा रखी है और फोर्स के साथ हमने 850 कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं और शांतिपूर्वक हम गिनती कराएंगे और अच्छी तरह सभी फोर्स अपनी ड्यूटी बढ़िया करें। धारा 144 भी लागू है, भी 100 मीटर से दूर रहेंगे और इसके अंदर नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने अपने तमाम साथियों और मौमिनीन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैं अपने तमाम साथियों और मौमिनीन को आज के दिन ने ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। हमने अच्छी लड़ाई लड़ी और अब इंशाअल्लाह नताइज भी इसी के मुताबिक होंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के उबूरी सदर और आरएसपुरा असेंबली उम्मीदवार रमन भल्ला को एनसी कांग्रेस इत्तेहाद की जीत का यकीन है। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने रमन भल्ला से खास बातचीत की है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वह जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। आप अपनी जीत और अपनी पार्टी की जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जनता ने मन बना चुका है बदलाव का और बदलाव का दौर शुरू हो गया। चुनाव की घोषणा हो, हम तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हैं कि उनके इंटरवेंशन से चुनाव की घोषणा हुई। लोग वोट डालने के लिए बड़ा ही
बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सर, जो कांग्रेस और एनसी की सरकार बनाने की बात जैसे कि चल रही है कि दोनों मिलकर सरकार बनाएंगी, तो आप कितने करीब हैं बहुमत के और क्या लगता है कि कितनी कठिनाइयां होंगी इस सरकार बनाने में? गठबंधन की सरकार की बात चल नहीं रही, दौड़ रही है, और आप देखेंगे गठबंधन ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगा। फारूक साहब भी बोल रहे थे कि पीडीपी भी हमारे साथ आए तो बेहतर होगा। तो जो अभी जो चुनावी माहौल है उसी हिसाब से आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि हम सत्ता से दूर हो रहे हैं, आपको दूसरे की जरूरत पड़ रही है? नहीं, जो भी सत्ता से दूर नहीं, अगर तुम जितनी पार्टी हो, हमारी पार्टी जो हमारी सोच के साथ चले, भाईचारे की ताकतों को आगे बढ़ाने की बात करे, देश को जोड़ने की बात करे, देश को तानाशाही से छुटकारा दिलाए, और कोई इंडिविजुअल है या कोई पार्टी तो है, हमने नाम तो किसी का लिया नहीं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। गठबंधन सरकार बनने के लिए जा रही है, कांग्रेस उसका मेन रोल अदा करेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, कांग्रेस होगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला। कैमरामैन मनमोहन के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, जम्मू। और मालदीव के सदर मोहम्मद मुइज़ू और उनकी अहलिया साजिदा मोहम्मद ताजमहल देखने के लिए आज आगरा जाएंगे और उनके दौरे के दौरान ताजमहल 2 घंटे तक आवाम के लिए बंद रहेगा। रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय वजीर आला योगी आदित्यनाथ के नुमाइंदे के तौर पर उनका इस्तकबाल करेंगे, जबकि सदर मोहम्मद मुइज़ू आगरा के बाद मुंबई जाएंगे, जहां वो अपने वफ्द के साथ बिजनेस मीटिंग में शिरकत करेंगे। काबिल जिक्र है कि मालदीव के सदर भारत के दौरे पर हैं। आज भारतीय फिजाइया का 52वां यौम तासीस है और इस साल की मरकजी तकरीब चेन्नई में मुनक़िद हो रही है। इस दौरान मुख्तलिफ जुमरों के 64 तैयारों की नुमाइश की जाएगी। तकरीब में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद होंगे और इसके साथ ही एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी फिजाइया के अफसरान से खिताब करेंगे। मगरबी बंगाल के आरजीकर इस्मत दरी और कत्ल केस के 2 माह मुकम्मल होने के बाद भी मुतासरा को इंसाफ नहीं मिला है। एहतजाज करने वाले डॉक्टर मुसलसल इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं और इस मामले में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने पीर को मुल्क में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ मुल्क गीर सतह पर मीटिंग की। फेडरेशन के सदर डॉक्टर स्वांकर दत्ता ने 9 अक्टूबर 2024 को मगरबी बंगाल के जूनियर डॉक्टरों की हिमायत में मुल्क गीर एहतजाज और अलामती भूख हड़ताल की कॉल दी है, जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक की भूख हड़ताल पर हैं। फेडरेशन ने आरजी कर केस में मुतासरा के साथ होने वाली नाइंसाफी पर अपने गुस्से और गहरी तशवीश का इजहार किया। 2 माह गुजरने के बावजूद मुतासरा को इंसाफ फराहम नहीं किया गया है। ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यहां पर यति नरसिम्हानंदगिरी मामले में उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के नवीनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी महिला मोर्चा मगरबी उत्तर प्रदेश की सदर ने ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जुबैर के खिलाफ इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस BNS 2023 की दफा 196 सेक्शन 228 सेक्शन 299 सेक्शन और 356 और सेक्शन 151(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहम्मद जुबैर पर 3 अक्टूबर 2024 को यति नरसिम्हानंद गिरी की एक पुराना वीडियो पोस्ट करने का इल्जाम है। ये वीडियो कम्युनिटी को उकसाने के लिए पोस्ट की गई थी। बीजेपी के महिला मोर्चा की लीडर ने इस मामले में फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। जिनका वीडियो में तय हो गया है कि ये सरतन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, आप उन लोगों को करिए। और ट्विटर पे जिन्होंने जिहादी भीड़ हमारे पीछे छोड़ दी है, कम से कम उन हैंडल्स पे तो कार्रवाई की जाए। ये तो हमें मरवा देंगे इस तरह। और आज 70वें कौमी फिल्म अवार्ड्स की तकरीब मुनक़िद होने जा रही है, जहां सदर ममलिकत विज्ञान भवन में सिनेमा की दुनिया की बेहतरीन सलाहियतों को कौमी एजाज से नवाजेंगे। मारूफ अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। देखते हैं पूरी तफसील। मशहूर अदाकार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 2022 में रिलीज होने वाली बेहतरीन फिल्मों को नेशनल अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है।
बेहतरीन अदाकार का अवार्ड कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को मिला। कांतारा को मुकम्मल तफरीही फराहम करने वाली बेहतरीन फीचर फिल्म करार दिया गया। मलयालम फिल्म अट्टम को बेहतरीन फीचर फिल्म के तौर पर चुना गया। साथ ही बेहतरीन स्क्रीन प्ले और बेहतरीन एडिटिंग के लिए भी नवाजा गया। मनोज बाजपेयी ने एक बार फिर से अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया और गुलमोहर के लिए स्पेशल मेंशन हासिल किया। इसके अलावा गुलमोहर को बेहतरीन हिंदी फिल्म करार दिया गया। अपने कमरों में खुद के घर बना लिए। नित्या मेनन को फिल्म तिरुचित्रम्बलम में बेहतरीन अदाकारी के लिए बेहतरीन मरकजी अदाकारा का अवार्ड हासिल हुआ। मानसी पारेख को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए बेहतरीन अदाकारा मुंतखब किया गया। कौमी, समाजी, माहौलियाती अक़दार को फरोग देने वाली बेहतरीन फिल्म भी ये बनी। घर वाली के इतने लाड भी मत करो कि कीमत हमें चुकानी पड़े। बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बड़जातिया को दिया गया। बेहतरीन मोविन अदाकारा का अवार्ड नीना गुप्ता को फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया। दिल्ली से कानपुर तक की दूरी। बेहतरीन मोविन अदाकार का अवार्ड पवन मल्होत्रा को हरियाणवी फिल्म फौजा के लिए दिया गया। डायरेक्टर प्रमोद कुमार की बेहतरीन फिल्म पोन्नियन सेल्वन वन ने बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिजाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक और बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीता है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के लिए प्रीतम ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर, अरिजीत सिंह ने बेहतरीन गुलकार का अवार्ड हासिल किया। हम नॉन फीचर को, डॉक्यूमेंट्री हो या शॉर्ट्स हो, ऐसे फिल्मों को दें जिससे दूसरे लोग इस अवार्ड से इंस्पायर्ड हों, ताकि और ऐसे फिल्म बने। बेहतरीन नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड सिद्धांत सिरीन की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म आईना को मिला। सिनेमा पर बेहतरीन किताब का अवार्ड अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर द्वारा लिखी गई किताब किशोर कुमार दी अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया। भारत की इन खूबसूरत कहानियों को मिला ये एजाज भारतीय सिनेमा के लिए कामयाबी की नई जहतें तय कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और योगी हुकूमत वाराणसी में बहुत से तरक्याती काम कर रही है और इसी के पेश नज़र वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को तरक्याती कामों का मुआयना किया और ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सिगरा में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम की तज़ीन व आराइश के काम का भी मुआयना किया। उन्होंने मैदागीन के टाउन हॉल मैदान में ज़ेर तामीर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के तरक्याती प्रोजेक्ट और काकड़मट्टा फ्लाईओवर के नीचे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर किए जाने वाले स्पोर्ट फिटनेस जोन के तरक्याती प्रोजेक्ट का भी मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने शक्ति नवरात्रि के त्यौहार पर शिव की पूजा भी की। भारत शिवाश्रम सिंह में दुर्गा देवी की पूजा करने के बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ दरबार और काल भैरव मंदिर का भी दौरा किया। वज़ीर आला ने विशालाक्षी मंदिर का भी दौरा किया और इस दौरान वज़ीर आला योगी ने कहा कि अगर कोई हिंदू मजहब के देवी देवताओं के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा करता है तो वो हिंदुओं की मजहब की तौहीन करता है और मूर्तियों की बेहुरमती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लेने की जुर्रत की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव की मेहमान नवाजी में आज मध्य प्रदेश के भैरवनंदा में ग्राम विकास सम्मेलन का इनेकाद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान और दीगर अवामी नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना, दही आवास सखी और ग्राम सड़क एंड प्लानिंग ऐप को एक क्लिक के जरिए लॉन्च किया जाएगा और इसके अलावा PMGSY के तहत 500 किलोमीटर मंजूर शुदा सड़कों का इफ्तिताह किया जाएगा और बैंक कर्ज और 150 करोड़ रुपए की कम्युनिटी सरमायाकारी की रकम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मुंतकिल की जाएगी।
और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालें तो इजराइल और हमास के दरमियान चल रही कशीदगी की खबर को ही अखबारों ने सुर्खी बनाया है। हिजबुल्लाह का इजरायली शहर खैफा पर हमला, 10 जख्मी हुए हैं, फौजी अड्डे को भी निशाना बनाया गया है। आगे की खबर जान लेते हैं, जहां मालदीव के सदर इस वक्त हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और उसी के हवाले से यहां पर खबर शाया हुई है। हिंद और मालदीव का 2 तरफा ताउन आगे बढ़ाने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां 2 अमेरिकी साइंसदानों को तिब का नोबेल इनाम दिया गया है। ये खबर भी अखबार में शाया हुई है। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्की और गैर आलमी हालात के बावजूद 22 यहां पर शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ने जबरदस्त गिरावट दर्ज की है। सरमायाकारों को एक ही दिन में 8.5 करोड़ और 6 दिनों में 25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हज 2025 के लिए यहाँ पर कुर्रा अंदाजी के जरिए जिन लोगों का नाम लिया गया है वो भी यहाँ पर शाया हुआ है और कितने लोग यहाँ पर जा रहे हैं हज के लिए वो भी इसमें दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ आपको बता दें कि गजा ने 7 अक्टूबर 2023 की तबाही का 1 साल मुकम्मल कर लिया है और उसी के हवाले से यहाँ अखबार ने पूरी तफसील से यहाँ पर खबर शाया की है। गजा जंग का 1 साल मुकम्मल हो गया है। इजरायली फ़ौज को हमास के साथ जंग बहुत महंगी पड़ी है। ये पूरी तफसील इसमें यहाँ पर दी गई है, जहाँ पर देखा जा सकता है कि इजराइल ने गजा को यहाँ पर 42 मिलियन टन मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। 10,000 लाशें अब भी दबी हुई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का ये बयान इस मौके पर सामने आया है। आगे बढ़ते हैं, राजकुमार को फिल्म इंडस्ट्री में एक राजकुमार ही की हैसियत से जाना जाता था। उनके यौम पैदाइश पर यहाँ अखबार ने एक आर्टिकल शाया किया है और उनके जो करियर है और उनकी जो हुसूलियाबियाँ हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उसी को लेकर ये आर्टिकल इसमें शाया हुआ है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं और कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें जान लेते हैं। लबनान के साहिली शहर तायर में रात के वक्त धमाके के शोले देखे गए। इजरायली फ़ौज के अरबी तर्जुमान ने पीर के रोज़ लोगों को एक फौरी इंतबाह जारी किया और वो अगली इत्तला तक लबनान के साहिलों या दरियाए अवाली के जुनूब में कश्तियों पर जाने से गुरेज करें। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि फ़िज़ाइया ने जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर बमबारी की है और इसमें 2 इजरायली फ़ौजी मारे गए हैं, जिससे लबनान के अंदर हलाक होने वाले इजरायली फ़ौजियों की तादाद अब 11 हो गई है। भारत की जूनियर शूटिंग टीम ने पेरू के लीमा में मुनक़िद जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। भारत जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 13 गोल्ड समेत कुल 24 तमगे जीतकर सरफहरिस्त रहा। भारत ने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के आखिरी दिन मजीद 5 तमगे जीते, जिनमें 1 गोल्ड भी शामिल है। भारत के दीपक दलाल, चंद्रराज और कमलजीत ने मुकाबले के आखिरी दिन सोने का तमगा जीता और प्रेषा गुप्ता ने खवातीन के 50 मीटर पिस्टल में चांदी का तमगा जीता है, जबकि मुकेश नीलावली ने अपनी शानदार कारकर्दगी को जारी रखते हुए मर्दों के 50 मीटर पिस्टल में कांसे का तमगा जीता है। टूर्नामेंट में ये उनका 6ठा तमगा है और इसके अलावा शार्दुल और येहान और साबरा हारिस ने मिक्स टीम ट्रिम इवेंट में कांसे का तमगा जीता है। भारत ने 13 तलाई, 3 चांदी और 8 कांसे के तमगे कुल 24 तमगों के साथ मेडल टेबल में चौथी चोटी पर अपनी मुहिम खत्म की है। इटली 5 तलाई, 4 चांदी और 1 कांसे के तमगे के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि नॉर्वे 4 तलाई और मजमूई तौर पर 10 तमगों के साथ तीसरे नंबर पर रहा। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दी इजाजत। आदाब।